हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को MRD 102 जिसका शीर्षक है ग्राम विकास कार्यक्रम रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के चैप्टर 4 का पार्ट 2 वीडियो बताने जा रहा हूं। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी को एक एक करके बताऊंगा। इससे पहले मैं MRD 102 का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का वीडियो बना चुका हूं। चैप्टर 4 का पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूं। हाँ, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर चैप्टर वाइज वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो आज मैं चैप्टर 4 का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है मूलभूत ग्रामीण सेवाएं तथा ढांचा। इससे पहले मैं पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूं। अगर आप मेरे पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखें तो आप जरूर देखें। पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 8 तक डील कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो उसे जरूर देखें। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिए। पार्ट 2 वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 9 है त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, अथवा विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन जून 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला है ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था, रणनीति, मापदंड, अन्य जलापूर्ति योजना, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, विवेचन एवं मूल्यांकन, ग्रामीण विद्यालयों में पेयजल का प्रावधान। तो चलिए पहला जानते हैं कि त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना क्या है। सभी गांवों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने से पहले हमें ये सोचना पड़ता है कि उसे पानी की सुविधा कैसे प्रदान की जाए। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 1972-73 में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण समस्या को निदान हेतु ग्रामीण समस्याओं का निदान हेतु पानी की सुविधा उपलब्ध कराना। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीब निर्धन परिवारों को आसानी से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 और 89 के बीच में हुई थी, इसके अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो कि हम MNP के नाम से जानते हैं, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। इसके अंतर्गत बहुत सारे संसाधन आते हैं, प्रोग्राम्स आते हैं, कार्यक्रम आते हैं। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत इसे आरंभ किया गया। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना को भी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया कि नहीं, ये मनुष्य की आवश्यकता है, ये मनुष्य की नीड है ना। इसे मनुष्य की आवश्यकता के मापदंड में जोड़ा जाना चाहिए, है ना। पेयजल की आवश्यकता होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारे रणनीति की शुरुआत की गई जिसमें सभी ग्रामीण तक पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी योजनाओं को लागू किया गया और बहुत सारे मापदंड को रखा गया, जिसमें सुरक्षित पेयजल प्रणाली के साथ साथ बहुत सारे वास स्थानों को भी सम्मिलित किया गया, ताकि वहां तक जो सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, जो कि अल्टर क्षेत्र में रहते हैं, रिमोट क्षेत्र में रहते हैं, वहां तक पेयजल की सुविधा कैसे उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए सरकार ने रणनीति बनाया। और इसके साथ क्या किया, उसे पेयजल की जो निरंतर आपूर्ति है उसको सुनिश्चित किया। मापदंड की अगर बात करें तो मापदंड में क्या हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति हेतु मापदंड बहुत सारे किए गए। इसके अंतर्गत मानव मात्र के लिए 40 लीटर सुरक्षित पेयजल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, मतलब एक दिन के अंतर्गत एक दिन में एक व्यक्ति को 40 लीटर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। उसके साथ साथ मरुस्थल विकास योजना क्षेत्रों में मवेशियों के लिए 30 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अतिरिक्त दिया जाने लगा। मतलब एक तो मानव मात्र के लिए, अगर मानव जाति के लिए एक घर के लिए 40 लीटर पेयजल की सुविधा तो उपलब्ध कराई गई, साथ ही साथ अगर वो मवेशी पालते हैं, जीव जंतु पालते हैं, ठीक है, पालतू जानवर पालते हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा 30 लीटर देने का प्रावधान किया गया। मतलब अगर देखा जाए तो प्रति 250 व्यक्तियों के लिए एक हैंडपंप अथवा आधार स्तंभ का आयोजन किया गया। अगर 250 व्यक्ति है किसी गांव में तो वहां पे एक हैंडपंप को उपलब्ध कराया गया, ताकि 250 व्यक्तियों को आसानी से जल आपूर्ति की जा सके, उसे आसानी से पेयजल की उपलब्धता हो सके। इसलिए 250 व्यक्तियों में से एक हैंडपंप लगवाने की प्रावधान किया गया। इसके साथ ही साथ अगर देखें तो एक अन्य जलापूर्ति योजना को भी लाया गया जिसमें राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन है। तो इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1986 का अनुसरण करते हुए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से पेयजल
सुविधा उपलब्ध कराना था। विवेचन एवं मूल्यांकन इसके लिए समय समय पर देश में सभी वास स्थानों तथा पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य में देखा जाए कि पीने योग्य जल सभी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को सही तरीके से पानी की सुविधा हो रही है, उपलब्धता हो रही है, नहीं हो रही है, इसके लिए एक मूल्यांकन टीम का भी गठन किया गया। ग्रामीण विद्यालयों में पेयजल का प्रावधान भी किया गया कि नहीं, अगर कोई ग्रामीण क्षेत्रों में स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उसे पीने का स्वस्थ पानी, जो स्वच्छ पानी है, वो उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वजल परियोजना पर विशेष बल देते हुए ग्रामीण जलापूर्ति के लिए कार्य नीतियों और कार्यक्रमों की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए, अथवा स्वजल परियोजना के उद्देश्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अथवा स्वजल परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, यह भी क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला है जल परियोजना, दूसरा है स्वजल परियोजना के उद्देश्य, तीसरा कार्य नीति एवं कार्यक्रम गतिविधियां। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्वजल परियोजना है क्या। तो स्वजल परियोजना को है पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। समस्त ग्रामीण जनता को पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा अनेक सारी नीतियों को चलाया गया, जिसमें मोटे तौर पर ग्रामीण जल आपूर्ति मूल रूप से एक सरकारी वित्त सहायता का कार्य कर रही है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के द्वारा बहुत सारे योजनाओं को चलाया गया जो कि जल उपलब्ध कराने को लेकर है, ग्रामीण क्षेत्रों तक जल उपलब्ध कराने को लेकर है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपूर्ति में, जल आपूर्ति में अगर सुलभ सुलभ तरीके से पेयजल आपूर्ति मुहैया कराया है अगर कोई योजना, तो वो है स्वजल परियोजना। ठीक है, इसके अंतर्गत स्वजल परियोजना के उद्देश्य क्या थे? स्वजल परियोजना के एकदम उद्देश्य थे कि जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता सेवाओं में सुधारों के माध्यम से लक्ष्य ग्रामीण जनता को साफ सुथरा पानी को उपलब्ध कराया जाए, साफ सुथरे पेयजल को उपलब्ध कराया जाए, साथ ही साथ स्वच्छता हित को भी ध्यान में रखा जाए। ऐसा नहीं कि खाली पेयजल हम उपलब्ध करा रहे, पेयजल तो उपलब्ध करा रहे, सही पेयजल उपलब्ध कराना है, उसके स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखा जा रहा है। ये सब महिलाओं के लिए समय की बचत और आय अवसरों के माध्यम से ग्रामीण की आमदनी को बढ़ाना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। रणनीति और कार्यनीति कार्यक्रम गतिविधियां भी थे। इसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर सभी परियोजना गतिविधियों को प्रबंधन एक आदर्श रूप में और लोकतांत्रिक रूप में किया जाता था। मतलब अगर कोई ग्राम जल स्वच्छता द्वारा समिति द्वारा क्या है कि कहा जाता था कि यहाँ पे जल की आवश्यकता है, अगर कोई 250 व्यक्तियों के बीच, 250 ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अगर ये कहा जाता था कि नहीं यहाँ पे एक हैंडपंप की जरूरत है, तो हैंडपंप तो दिया जाता था। उसके साथ साथ वहां पे आम सभा का भी आयोजन किया जाता था और लोगों की समस्या से रूबरू हुआ जाता था कि नहीं, हाँ यहाँ पे जल की सुविधा चाहिए, तो वहां पे क्या है, इस योजना के तहत जल उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है? बीमारियों से बचने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? अथवा ग्रामीण स्वच्छता का सुधार करने के लिए प्रमुख कार्य नीतियां और कार्यक्रम कौन कौन से हैं? यह क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया। अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि दिसंबर 2012 में पूछा गया। अथवा पूर्ण स्वच्छता अभियान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह भी क्वेश्चन जून 2013 में पूछा गया। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला है ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण स्वच्छता उपाय। उसके अंतर्गत हम जानेंगे कि रोग कैसे फैलते हैं। यहाँ रोग होगा, ठीक है, यहाँ कॉल लिखा गया, यहाँ पे रोग बीमारी, रोग कैसे फैलते हैं, स्वास्थ्य रक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है, स्वास्थ्य रक्षा में सुधार हेतु रणनीतियां। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि ग्रामीण स्वास्थ्य है क्या। तो जिस प्रकार सुरक्षित पेयजल मनुष्य के जीवन निर्वहन हेतु आवश्यक है, उसी प्रकार स्वस्थ जीवन के लिए उत्तम स्वास्थ्य रक्षा उपाय बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार एक सुरक्षित रहने के लिए हमें सुरक्षित पेयजल चाहिए, सेम उसी तरह स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, है ना, स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। स्वास्थ्य रक्षा या सफाई व्यवस्था की अवधारणा में जैसे तरल और ठोस अपशिष्ट निपटान करना, व्यक्तिगत एवं खान पान संबंधी आरोग्य एवं घरेलू के साथ साथ पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान भी शामिल होते हैं कि हम आखिरकार स्वस्थ कैसे रहे। स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे आसपास को साफ सफाई रखना पड़ेगा, हमारे आसपास में जो गंदगी है उसका निपटान करना पड़ेगा। गांव में अधिकांश क्या होता है, गांव में अधिकांश रोगों की रोकथाम आसानी से की जा सकती है यदि लोगों को उचित स्वास्थ्य रक्षा सुविधा उपलब्ध हो और वे आरोग्य संबंधी मतलब मेडिकल संबंधी उसे नॉलेज दिया जाए कि अगर आपको ये परेशानी होता है तो इसलिए ये दवाई खाइए, अगर आपको बुखार होता है तो पैरासिटामोल खाइए। अगर इस तरह का छोटे मोटे आरोग्य संबंधी उसे जानकारी दी जाती है तो वो क्या कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य संबंधी विकारों से बाहर निकल सकते हैं आसानी से। उसे
गंदगी से निपटाने के लिए उचित शौचालय का प्रयोग करने के लिए बोला जाना है। उसे कूड़ा करकट निपटान करने के लिए निपटान तंत्रों का निर्माण कराया जाना है ना। जगह जगह में खाने को नहीं फेंकना है, खाने को सही जगह में उसका निपटान करना है। सुरक्षित पेयजल एवं स्वस्थ भोजन का सेवन करना है, जिससे व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान रहे। इन सभी बातों को उन लोगों को समझाकर हम उन लोगों की स्वच्छता पर ध्यान दे सकते हैं। भोजन पकाने के लिए उचित स्थान का भी प्रयोग कर सकते हैं वे लोग। और क्या कर सकते हैं, अपने घरों में उचित संतावन व्यवस्था रखें। मतलब अगर कोई चीज का निपटान करना है, कोई गंदगी है या फिर कोई अवशिष्ट पदार्थ बच गया तो उसके लिए क्या डस्टबिन रख दे, डस्टबिन में फेंके। ये भी क्या है, एक स्वच्छता का प्रतीक है। हम इसके माध्यम से भी स्वच्छ रख सकते हैं। मवेशियों के लिए उचित साफ सफाई भी रखना चाहिए, उसके लिए अलग अलग इंतजाम करना चाहिए। अब इसमें जानेंगे ग्रामीण स्वच्छता में उपाय क्या, रोग कैसे फैलते हैं। आगे का हम लोग को जानना है सबसे पहले कि रोग फैलता कैसे है। तो गांव में मानव दुर्दशा के मुख्य कारणों में एक है शौचालय का अभाव। गांव में आप देखिएगा, बाजारों में क्या है, सभी के घर में शौचालय है, लेकिन गांव में क्या है, गांव में वो लोग के पास शौचालय नहीं, वो लोग खेत चले जाते हैं, रेल चले जाते हैं, रोड के किनारे चले जाते हैं। तो ये क्या एक बड़ी समस्या है, शौचालय का अभाव होना। लोग खुले स्थानों पर अपने घरों के आसपास ही शौच करते हैं, जिससे वह वास स्थान क्या हो जाता है, गंदा ही नहीं होता बल्कि अनेक संक्रामक रोग भी क्या होते हैं, फैलने लगते हैं। एक तो है कि वो आसपास में क्या करते हैं, शौचालय करते हैं, स्वच्छ करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसका आसपास तो गंदगी होता ही है, साथ ही बीमारी का कारण भी बन जाता है, संक्रमण का कारण भी बन जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इससे क्या होता है, दरअसल इससे क्या होता है कि वो मलमूत्र त्यागते हैं आसपास में, जिसके कारण कूड़ा करकट भी फेंक देते हैं, और मक्खियों मच्छर मच्छर आदि उसमें क्या होते हैं, पैदावार होते हैं, जो कि रोग का कारण बनते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए खतरनाक होता है और हम रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो अब बात हो रहा है कि रोग से कैसे बचा जाए या फिर स्वास्थ्य सुरक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है। तो रोग से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर पानी में कोई पानी का इस्तेमाल करेंगे तो छान कर करेंगे, पेयजल पानी का इस्तेमाल करेंगे, जो पीने लायक उसी का पानी का इस्तेमाल करेंगे। कच्ची सब्जियों को अगर बाजार से लाते हैं तो उसको धोकर खाने का काम करेंगे, है ना। ऐसा नहीं खा जाएंगे क्योंकि उसमें गंदगी रहता है। स्वच्छ जाने के बाद और खाने को छूने अथवा खाने से पूर्व क्या करेंगे, हाथों को धोएंगे, स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करेंगे, गंदगी शौचालय का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, मक्खियों से बचने के लिए खाद्य पदार्थ को ढककर रखेंगे। ये सब कारण को हम अपनाकर, ये सब उपाय को अपनाकर क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी वर्तमान स्थिति को सुधार कर स्वास्थ्य रक्षा कर सकते हैं। स्वास्थ्य रक्षा में सुधार की रणनीतियों की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत क्या है, सरकार के द्वारा बहुत सारे योजनाओं को चलाया जा रहा है, बहुत सारे अभियान को चलाया जाता है, बहुत सारे कार्यक्रम को चलाया जाता है कि लोगों को क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूक किया जाए। आखिरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोग क्या है, जागरूक नहीं है। लोग तो ठीक है, वो खा लिए फिर जाके फिर दूसरा काम कर लिए, फिर आगे खा लिए, तो उसमें हाथ में गंदगी रहता है। तो इसके कारण क्या है, लोगों को जागरूक करना कि नहीं, आप अगर कोई काम कर रहे हो तो उसको पहले कर लीजिए, है ना। शौचालय का सही इस्तेमाल करना, ये सभी क्या है, स्वच्छ रक्षा के उपाय हैं। इन सभी उपायों को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य रक्षा को रक्षा की जो स्थिति है उसमें सुधार ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम और व्याप्ति और वर्तमान स्थिति का विस्तार से वर्णन कीजिए। पहला क्या है, ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रम व्याप्ति और वर्तमान स्थिति का विस्तार से वर्णन कीजिए, अथवा ग्रामीण विद्युतीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला हम जानेंगे ग्रामीण विद्युतीकरण क्या है, ग्रामीण विद्युतीकरण का उद्देश्य क्या है, विद्युतीकरण के लाभ क्या है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सुविधा का उपलब्ध कराना क्या है, ग्रामीण विद्युतीकरण है। बिजली जीवन के लिए सभी क्षेत्रों के लिए अनिवार्य है और मूल मानवीय आवश्यकता है, आवश्यकता के रूप में भी माना जाता है कि बिजली के बिना नहीं रह सकता। बिजली से बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण मूल संरचना है। मतलब अगर किसी देश का सामाजिक आर्थिक विकास निर्भर करता है तो वहां पे बिजली का होना बहुत जरूरी है। अगर विद्युतीकरण है तो वहां पे कल कारखाने चलेंगे, वहां पे रोजगार सृजन होगा, कल कारखाना चलेगा तो वहां बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, वहां की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में अगर विद्युतीकरण होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आसानी से रोजगार के लिए कार्य जो है वो मिल सकते हैं, रोजगार हेतु कार्य मिल सकते हैं। वो अपने रोजगार सृजन के लिए छोटे मोटे उद्योग भी चला सकते हैं। वो आखिर तभी चला सकते हैं जब ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण हो जाए, वहां पे बिजली की उपलब्धता हो जाए। इसके लिए क्या है, इसके लिए ये क्या है, वो बिजली के माध्यम से क्या कर सकते हैं, तो ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्रों में भरण पोषण के लिए उत्पादक गतिविधियों दोनों के लिए बुनियादी जरूरी है। अगर भरण पोषण के लिए भी बिजली जरूरी है, कैसे जरूरी है, तो खाना पकाना, प्रकाश और गर्म करने जैसी बुनियादी गतिविधियों के लिए ग्रामीण घरों में प्रभावी और पर्यावरण अनुकूलित
ऊर्जा का होना बहुत आवश्यक है। वहां पे अगर बिजली होगा तो वहां के छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर बिजली होगा तो बिजली में खाना बन सकता है। अगर बिजली होगा तो क्या हो सकता है, वहां पे लाइट की सुविधा होगी। तो वहां पे ग्रामीण क्षेत्रों में तो विकास का कार्य होगा ही अगर विद्युतीकरण कर दिया जाए तो। इससे क्या होता है, वो आसानी से क्या कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके भी वो लाइट व्यवस्था को उपलब्ध कर सकते हैं, इस खाना भी पका सकते हैं। मतलब प्रकाश की व्यवस्था को आसानी से वो यूज कर सकते हैं अगर बिजली का उपयोग हो तो, अगर बिजली विद्युतीकरण ग्रामीण क्षेत्रों में कर दिया जाए तो। नदियों, नहरों और पहाड़ों, भूभागों में उपलब्ध जल शक्ति को बहुत आसानी से विद्युत और यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। विद्युतीकरण हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो है कि विद्युतीकरण जो एनटीपीसी है, कोयला के माध्यम से भी कर सकते हैं। दूसरा है कि जल ऊर्जा को हम परिवर्तित करके भी, टरबाइन का यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े डैम में विद्युत उत्पादन किया जाता है। विद्युत उत्पादन करने के बाद वह विद्युतीकरण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की सुविधा दी जाती है। अब विद्युतीकरण के उद्देश्य क्या है, वही उद्देश्य है कि लोगों को क्या है, सुविधा प्रदान कराना, उसको लाइट व्यवस्था प्रदान कराना, वो आसानी से कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी कल कारखाना चला सकते हैं। और इसके लाभ यही है कि वो उसके जीवन में जो है वो वृद्धि आएगी, वो किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं, है ना। विद्युत विद्युत व्यवस्था होने से क्या हो सकते हैं, वो रोजगार के मुख्य धारा से आसानी से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों हेतु गैर पारंपरिक ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, अथवा भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसको IREDA के नाम से जानते हैं, पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2013 में पूछा गया है। पहला बिंदु जानेंगे, गैर पारंपरिक ऊर्जा क्या है, ग्रामीण ऊर्जा का परिदृश्य क्या है, भारतीय नवीकरण ऊर्जा में ऊर्जा विकास एजेंसी की क्या भूमिका, भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी की क्या भूमिका। तो पहले हम जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु गैर पारंपरिक ऊर्जा क्या है। तो गैर गैर पारंपरिक ऊर्जा जो है, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा से तात्पर्य आवश्यक तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम आने वाली ऊर्जा से होती है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, दूरसंचार, अंतरिक्ष विज्ञान, प्रतिरक्षा, परिवहन, उद्योग और अन्य शहरी उपयोग भी शामिल किया जा सके। मतलब शहरों में जो कार्य किया जा सकता है, शहरों में कार्य इसलिए किया जा सकता है क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे पारंपरिक ऊर्जा है, वहां पे क्या है, ऊर्जा की सुविधा है। अगर उस ऊर्जा को ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास का कार्य किया जा सकता है। गांव में भारी मात्रा में उपलब्ध गोबर है। अगर पारंपरिक ऊर्जा की बात करें तो गांव में क्या है, गोबर उपलब्ध होते हैं आदि, और फसल अवशिष्ट हमें मुख्य रूप से खाना पकाने के बाद बायोगैस बनाने में सामर्थ्य देते हैं। पारंपरिक ऊर्जा का संबंध जो है वो गोबर गैस और बायोगैस से है, जिसकी सहायता से प्रचुर मात्रा में धूप को बिजली में बदलकर गांव के घरों में प्रकाश की व्यवस्था भी की जा सकती है। मतलब पारंपरिक ऊर्जा क्या, पारंपरिक ऊर्जा एक गोबर ऊर्जा हो गया, गोबर गैस, बायोगैस और सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या पारंपरिक है, इसके लिए हमको कोई खर्च नहीं करना पड़ता, सूरज से डायरेक्ट ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अब इसमें भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी का क्या रोल है, तो भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी का रोल है कि जो पारंपरिक ऊर्जा है उसमें मॉडिफाई लाया जाए, उसमें इंप्रूवमेंट किया जाए, उसको क्या किया जाए, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाया जाए। इसके अंतर्गत 7% से अधिक भारतीय परिवार जलावन, लकड़ी, गोबर और फसल अवशिष्ट जैसे पारंपरिक जो ऊर्जा पहले से जो यूज करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करते हैं, पारंपरिक ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं, वो लोग खाना वाना या कुछ भी बनाते हैं तो क्या करते हैं, जलावन का इस्तेमाल करते हैं, गोबर का इस्तेमाल करते हैं, गोइठा वोइठा बनाते हैं, फसल अवशिष्ट जो भूसा बच जाता है उसका इस्तेमाल करते हैं ऊर्जा के लिए। लेकिन इसमें नवीकरण को लाकर, भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी के तहत इसमें परिवर्तन लाकर क्या किया जा सकता है, उसे मॉडिफाई किया जा सकता है। उसके ऊर्जा जो परिवर्तन है, ऊर्जा का जो संवहन है, उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आसानी से ऊर्जा प्राप्त हो और वो अपने दैनिक कार्य के साथ साथ छोटे मोटे उद्योग और आजीविका से संबंधित जो कार्य है वो आसानी से कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों के चौतरफा विकास में ऊर्जा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, अथवा त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया। अथवा ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा जानेंगे। पहला है ग्रामीण विद्युतीकरण, जो कि पहले भी जान चुके हैं हम। PMGY के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण क्या है कार्यक्रम, दूर दराज के गांव में विद्युतीकरण, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत MNP के अंतर्गत विद्युतीकरण, कुटीर ज्योति कार्यक्रम हेतु विद्युतीकरण, और इसके साथ है त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम। तो पहले हम जानेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण में चौतरफा विकास क्या होता है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत बिजली समवर्ती सूची का विषय है।
जिसकी 7वीं अनुसूची में सभी घर तक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत बिजली का पहुंचना अनिवार्य किया गया है। इसमें जो आवास है, जो सरकार द्वारा आवास दिए जाते हैं, तो आवास ग्रामीण गरीबों के लिए सम्मानजनक जीवन का आधार है। आवास की कमी को सुलझाना भारत में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन की महत्वपूर्ण क्या है, रणनीति है। जैसे आवास की उपलब्धता कराने के लिए इंदिरा गांधी आवास योजना, ग्राम धन आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना दी जाती है, उसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक आवास में विद्युतीकरण होना बहुत जरूरी है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत ऊर्जा को घर घर पहुंचाना ही विद्युतीकरण है। पीएमजीवाई के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण क्या है कि हर एक घर में क्या होना चाहिए, विद्युत पहुंचना चाहिए, ऊर्जा पहुंचना चाहिए। तो हर एक घर में विद्युतीकरण होने के कारण क्या होता है, जो बीपीएल धारी है ना, जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उसे क्या किया जाता है, मुफ्त में विद्युत दिया जाता है। बहुत सारे राज्य में क्या है, मुफ्त में विद्युत दिया जाता है, और बहुत सारे राज्य में उसे सब्सिडी रेट पे विद्युत दिया जाता है। वो बिजली का इस्तेमाल सब्सिडी रेट में कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है जैसे कि दूर दराज के गांव विद्युतीकरण। अब क्या है कि अब जो रिमोट एरिया है, जहां पे लोग पहुंच नहीं सकते हैं, जहां पे बहुत दूर में एक गांव है, वहां पे भी विद्युत को पहुंचाया जाए, बिजली को पहुंचाने का प्रावधान किया गया है, ताकि वहां के लोग भी विद्युत से संबंधित कार्य को कर सकते हैं, जो विद्युत का उपयोग करके वो छोटे मोटे कारोबार को चला सकते हैं, वो कुटीर उद्योग जैसे उद्योगों को चला सकते हैं। इसके अंतर्गत जो दूर दराज के स्थानों में रहते हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, टापुओं में रहते हैं, वहां तक विद्युत कैसे पहुंचाया जाए, इस योजना के तहत इस रणनीति को तैयार किया जाता है और वहां तक विद्युत पहुंचाया जा सकता है, ताकि वहां के लोग बुनियादी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ऊर्जा से संबंधित जो आवश्यकता है उसको वो उस लाभ को वो आसानी से ले सके। नेक्स्ट जैसे है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो एमएनपी है, मतलब मानव जाति के लिए क्या क्या आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, ये होता है बात। भारत सरकार ने शेष गांवों तक बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में एमएनपी घटक को 7वीं पंचवर्षीय योजना में जोड़ा है। इसके अंतर्गत ये कहा है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को विद्युतीकरण के माध्यम से जोड़ा जाता है, अगर उसे बिजली उपलब्ध कराया जाता है, तो वहां पे सब्सिडी रेट में कम ब्याज दर में विद्युत उपलब्ध कराया जाए। कुटीर ज्योति कार्यक्रम योजना, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सेवा शुल्क और एक बार की आंतरिक लागत राज्य को 10% अनुदान देती है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोग अगर कोई कुटीर उद्योग करना चाहते हैं, छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहते हैं, और उसे अगर विद्युत की आवश्यकता होती है, तो उसे सब्सिडी रेट में उसे विद्युत की आवश्यकता उपलब्ध कराई जाती है। त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम क्या है? त्वरित विद्युतीकरण कार्यक्रम जो है वो भारत सरकार ने 2002-2003 के बजट में एक नई ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत की थी, जिसके अंतर्गत गांवों, टोलों, दलित बस्तियों, आदिवासी क्षेत्रों में एवं निर्धन गरीब घरों में बिजली पहुंचाने का प्रावधान है। जहां बिजली नहीं है, राज्य सरकार और विद्युत उपयोगिता की ब्याज सब्सिडी दर से उसे ऋण देकर उसे विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। इसके अंतर्गत नाबार्ड जैसी संस्थाएं भी आगे आई है। मतलब त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत उन सभी निर्धन गरीबों को, उन सभी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, दलित बस्तियों को, छोटे मोटे टोलों को या इंटीरियर एरिया में जो रह रहे व्यक्तियों को विद्युत उपलब्ध कराया जाना है। जहां पे विद्युत पहुंची नहीं थी, वहां पे भी विद्युत पहुंचाने का प्रावधान है, ताकि वो इस विद्युतीकरण के लाभ से वो अपने जीवन यापन में परिवर्तन ला सके और अपने कार्य नीति में वो परिवर्तन कर अपने विकास को सुसंगठित रूप से कर सके और वो अपने आर्थिक स्थिति में सुधार ला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसे हम पीएमजीएसवाई के नाम से जानते हैं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की व्यापकता को स्पष्ट कीजिए, या पीएमजीएसवाई हेतु सड़क निर्माण के नियोजन और चयन का विस्तार पूर्वक विवरण दीजिए, अथवा जिला ग्राम सड़क योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए जो जून 2013 में पूछा गया, अथवा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्रस्ताव की योजना और तैयारी की चर्चा की। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दूसरा है सड़क निर्माण की नियोजन, राज्य स्तर पर सड़क निर्माण में विस्तृत परियोजना प्रभाव, पीएमजीएसवाई में अधिकृत समिति एवं प्रस्ताव।
चलिए एक एक करके जानते हैं। पहला हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है क्या। तो जिला स्तर पर तैयार किए जाने वाले किसी भी ग्रामीण सड़क योजना को हम लोग क्या कहते हैं, DRRP के नाम से जानते हैं। मतलब एक जिला स्तर पर ये रूट मैप तैयार किया जाता है कि सड़क किस तरह से तैयार किस रूट में जाना है, कैसे होना है। इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं कि जिला ग्रामीण सड़क योजना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म जानते हैं PMGSY। इसके अंतर्गत क्या होता है, इस योजना के अंतर्गत पहले प्रखंड स्तर पर क्या है, सड़क निर्माण कार्य को तैयार किया जाता है, उसके ढांचा को तैयार किया जाता है पहले प्रखंड स्तर पर, जिसमें मौजूदा सड़क नेटवर्क और बस्तियों और उन्हें जोड़ने के लिए आवंटित सड़कों का उल्लेख किया जाता है। इसमें सड़क निर्माण का मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क का रूपरेखा तैयार किया जाता है कि सड़क को अगर हम पास करेंगे तो किस बस्ती से होकर पास होना है, किस सड़क, एक सड़क दूसरे सड़क से कैसे जुटेगा, इसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, उसकी मैप जो है तैयार किया जाता है। यह क्या है, यह पंचायत लेवल पे भी होता है, जिला लेवल पे भी होता है, राज्य लेवल पे भी होता है। ठीक है। तो और इसके अंतर्गत क्या होता है, अगर कोई सड़क योजना को तैयार की जाती है और सड़क के किनारे बसे बस्ती सड़क में आ जाते हैं, मतलब अधिग्रहण किया जाता है उसके जमीन को सड़क बनाने हेतु, रोड बनाने हेतु अगर अधिग्रहण किया जाता है तो उसके लिए उसे उचित मुआवजा भी दिया जाता है। राज्य स्तर पर अभिकरण होती है और उसे उसके बजट को राज्य स्तर पर भेजा जाता है। मतलब PMGSY के लिए राज्य सरकार का क्या होता है, नोडल विभाग होता है कि यहाँ पे अगर कोई सड़क निर्माण के टाइम अगर किसी बस्ती का जमीन ले लिया जाता है तो अधिग्रहण किया जाता है तो उसे सही मुआवजा दिया जाए। सड़क निर्माण के लिए एक नियोजन भी तैयार की जाती है। साथ ही सड़क राज्य स्तर पर सड़क निर्माण के लिए अप्रूवल लिया जाता है, राज्य सरकार उसे अप्रूव करते हैं। कभी कभी केंद्र सरकार के द्वारा जो NH80 है या फिर बड़े सड़क है जो 4 लेन है, उसे राज्य सरकार द्वारा अप्रूवल मिलने के बाद उसे इंप्लीमेंट किया जाता है। सड़क निर्माण में विस्तृत परियोजना का प्रभाव होता है, इसमें बहुत सारे योजनाओं को देखा जाता है। इसमें एक है, इसके अंतर्गत टीम गठित की जाती है और उसका निगरानी टीम भी होता है जो कि वेरिफिकेशन करता है कि नहीं सभी व्यक्तियों को उनके अधिग्रहण का जो है वो मुआवजा दे दिया गया और यहाँ पे सड़क निर्माण हो सकता है। इसके बाद अप्रूवल के बाद क्या है, वहां पे सड़क निर्माण कार्य किया जा सकता है, जिसके कारण क्या है, यातायात की सुविधा होती है और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरों के सड़कों से जुड़ते हैं, शहर जाने में उसे सुविधा होती है। PMGSY में अधिकृत समितियां होती है और उसमें प्रस्ताव किया जाता है, उस समितियों के द्वारा समय समय पर निगरानी की जाती है और उसका मूल्यांकन किया जाता है कि किसी भी समस्या का अगर इनपुट आता है तो उसे किस प्रकार समाधान किया जाए। और इस प्रकार क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों की विभिन्न किस्मों की विवेचना कीजिए अथवा सड़कों के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। सड़कों के विभिन्न किस्म या प्रकार कैसे जानेंगे, इसका सीमेंट कंक्रीट सड़कों का निर्माण, आशोधित डामर का प्रयोग, फ्लाई ऐश या भू स्थितिकरण का प्रयोग कैसे किया जाता है इसे जानते हैं। तो सड़कों की विभिन्न किस्म क्या क्या है, तो सड़कों को मिट्टी, वर्षा, अपेक्षित यातायात और पर्यावरण की स्थानीय स्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रकार की सामग्री से बनाया जा सकता है। टिकाऊ सड़कों के लिए जिन सामग्री का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है उसे हम उसके प्रकार के नाम से जान सकते हैं। तो सड़कों के विभिन्न प्रकार ये हो सकते हैं कि सीमेंट कंक्रीट सड़कों का निर्माण, दूसरा ये भी हो सकता है कि आशोधित डामर का प्रयोग, तीसरा ये भी हो सकता है कि फ्लाई ऐश या फिर भू स्थितिकरण का प्रयोग। तो ये क्या है, ये सड़कों के प्रकार है, ये सभी क्या है, सड़कों के प्रकार है। तो पहला हम जानेंगे सीमेंट कंक्रीट सड़कों का निर्माण, जो हम लोग यूजुअली देखते हैं अपने घर के आसपास, जिसे हम PCC सड़क के नाम से जानते हैं। तो ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यक्रम में सीमेंट कंक्रीट सड़कों की तकनीकी आर्थिक उपयोगिता और उसे लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सीमेंट का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सड़क लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, बहुत दिन तक चलता है, जिसे हम सीमेंट कंक्रीट सड़कों के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आशोधित डामर का प्रयोग। इसमें क्या होता है कि पॉलीमर आशोधित डामर और रबर आशोधित डामर जैसे विभिन्न प्रकार के आशोधित डामर को सड़कों पर स्तर सुधारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें क्या है, थोड़ा सा पॉलीमर का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसमें थोड़ा रबर का भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब पिच सड़क का इस्तेमाल किया जाता है, समझ लीजिए पिच सड़क जो हम लोग देखते हैं ब्लैक कलर का होता है पिच सड़क। तो इसका इस्तेमाल करके क्या है, सड़क को टिकाऊ बनाया जाता है और इसके लिए क्या किया जाता है, ताकि यातायात में सुविधा हो एवं भूभाग्य एवं जलवायु की स्थिति को भी ध्यान में रखकर इस सड़क का निर्माण किया जाता है, ताकि लोग आधुनिक रूप से अधिक
लाभ उठाने के दृष्टिकोण से सक्षम हो और इसका सड़क निर्माण नियमावली में भी क्या हो, इस आशोधित डामर का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाता है। मतलब एक हम समझ गए कि सीमेंट और कंक्रीट जो पीसीसी, दूसरा पिच रोड समझ गए, और तीसरा है फ्लाई ऐश या भू स्थितिकरण का प्रयोग। इसके अंतर्गत क्या होता है, भू स्थितिकरण के उपायों और तकनीकों और ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए फ्लाई ऐश के उपयोग को सुगम बनाने के लिए क्या होता है कि एनआरडीए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जो है उसके द्वारा वित्तीय सुविधा प्रदान की जाती है राज्य सरकार को, जिसमें सड़क के निर्माण में टिकाऊ की गुणवत्ता को ध्यान में रखा जाता है। मतलब सड़क का तो निर्माण करना है, इसमें फ्लाई ऐश का इस्तेमाल करना है, भू स्थिरीकरण का इस्तेमाल करना है। अगर किसी प्रकार का भूकंप आ जाता है तो सड़क ना टूटे, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। उसमें अच्छी तरह से क्वालिटी पूर्ण संसाधन को डाला जाता है ताकि सड़क निर्माण जो है, सड़क निर्माण के बाद अगर किसी प्रकार का कोई आपदा आता है, अगर किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक आपदा आता है तो उसमें सड़क को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार सड़क के विभिन्न किस्म होते हैं और सड़क के निर्माण कार्य को संपन्न करके क्या होता है, वो सड़क जो होता है वो मनुष्यों के लिए सुविधाजनक होता है, यातायात के लिए सुविधाजनक होता है। तो भारत सरकार के द्वारा यह भी सड़क निर्माण योजना बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्र के निर्माण के लिए। इस प्रकार किसी भी विकासशील राष्ट्र के लिए या राष्ट्र निर्माण के लिए सड़कों का सही होना बहुत आवश्यक होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, मैं जरूर उस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।